Hello everyone, welcome to Shivi Study Show and this is class 6 Geography chapter 4। तीन चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 4 होगा मैप। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैप्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ ग्लोब। तो जैसे कि लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में हम ग्लोब के बारे में पढ़ चुके थे, उसमें हमने बहुत सारे सीजनल चेंजेस देखे थे। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। Globe has limitation as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of our earth as about our country। ठीक है, तो ग्लोब की अपनी बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, कुछ बहुत सारी उसमें कमियां होती हैं। जितना वो यूज़फुल है वो उसे पढ़ना, क्योंकि जो ग्लोब है वो हमारे पूरे अर्थ को शो करता है। हम लोग पूरे अर्थ को जाके ऐसे घूम के तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो ग्लोब है उसको देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं। बट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो अगर आप देखते हैं, अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो ग्लोब पे ठीक है, अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ें देखना चाहोगे, पूरे अर्थ को देख रहे हो तो आप उसे ईजिली देख सकते हो। लेकिन अब आप सोचो कि आप मान के चलो कि आपको पूरे अर्थ में आपको एक कंट्री देखनी है और फिर उस कंट्री के अंदर के पार्ट्स देखने हैं, तो ग्लोब पर वो आपको वो सब चीज़ें इतने अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्लोब पे सिर्फ आपको कॉन्टिनेंट, ओशियन, है ना, ये सब चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। लेकिन अगर आप मैं बात करूँ कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर कितने टाउन हैं, कितने विलेजेस हैं, तो यहाँ आपको उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगी ग्लोब से। ठीक है, क्योंकि ग्लोब पे ये सब चीज़ें नहीं होती। इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैप की। अब देखिए मैप क्या होता है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो मैप एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है, या हम कह सकते हैं एक ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की, जिसको ड्रॉ किया जाता है एक फ्लैट सरफेस पे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अ स्केल। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। ठीक है, लेकिन क्या होता है ये, जैसे हमारा ग्लोब तो क्या है, पूरा का पूरा उस पर एक राउंड शेप में दिखाया जाता है। ग्लोब आपने देखा होगा, बिल्कुल वो अर्थ के जैसा होता है। लेकिन जो मैप होता है उसको हम उस तरह ना बना के हम एक फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं, और जो पूरा जो जिस तरह से हमारा वो जो एक ग्लोब पे सर्कुलर फॉर्म में दिखाया जाता है, वो पूरा घूम जाता है वहाँ पर तो ग्लोब के आसपास, क्योंकि उसकी उसकी फॉर्म ही स्फेयर है। तो हम अगर मान के चलो उस ग्लोब को अगर हम सीधा कर दें, एक फ्लैट सरफेस में बना दें, तो वो सेम ड्राइंग हमारी मैप पर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ग्लोब है वो तो हमारा एक 3D फॉर्म में है, लेकिन मैप क्या है, एक फ्लैट सरफेस होता है। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। जो हमारे मैप होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं बहुत सारे वेरियस पर्पसेस के लिए, क्योंकि जो मैप होता है वो हमें एक स्मॉल एरिया भी शो कर देता है, साथ में उसकी कुछ फैक्ट्स भी बता देता है। दूसरा, अगर मैप हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप दूसरी कोई बड़ी बड़ी और भी बुक्स देखते हो तो आपको उसमें बहुत सारे तरह के मैप्स मिलते हैं। When many maps are put together, we get an atlas। और आपको पता होगा ज़्यादा हर स्कूल में या फिर हम सबके घर पे भी एक नई एटलस अवेलेबल होती है। उस एटलस पे क्या होता है, बहुत तरह के मैप होते हैं। किसी मैप में कंट्रीज़ के बारे में बताया होता है, किसी में स्टेट्स के बारे में बताया होता है, किसी में रिवर के बारे में बताया होता है, किसी में कॉन्टिनेंट के बारे में बताया होता है। तो वो जो कलेक्शन होता है उन सब मैप्स का, वो उसे एक बुक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उस बुक को बोलते हैं हम एटलस बोलते हैं। एटलस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल। तो जो एटलसेस होते हैं उनके साइज आपको मतलब बहुत सारे साइज में मिल जाएंगे, उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट स्केल पे बनाए जाते हैं। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ग्लोब पर देखोगे तो ग्लोब पर आपको जो सिर्फ एक ओवरऑल जो कंट्री का जो होता है, ठीक है, कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेट है, कौन से ओशियन में है ना, या ज़्यादा ज़्यादा आपको आइलैंड वगैरह के बारे में वहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मैप पर देखने के लिए मिल जाती है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप एंड सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो मैप है वो कोई एक तरह के नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं उनके, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है फिजिकल मैप। Maps showing natural features of the earth such as mountain, plateau, plain, river, ocean are called physical और relief map। देखो फिजिकल का आपको मतलब भी वही बताया है कि मतलब जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं डायरेक्टली। तो देखियो इसमें क्या होता है फिजिकल मैप में, इसमें नेचुरल फीचर्स के बारे में बताया जाता है अर्थ के। और अर्थ के नेचुरल फीचर्स कौन से होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लाट्यू हो गए, प्लेन हो गया, रिवर, ओशियन, के अर्थ पर, है ना, या फिर किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पर माउंटेन्स कहाँ पर हैं, प्लेट्यू कहाँ पर हैं, वहाँ पर कितने प्लेन्स हैं, कितने रिवर्स हैं, कितनी ओशियन है। तो जिस भी मैप पर हमें इन चीज़ों के बारे में, अर्थ के नेचुरल फीचर्स के बारे में पढ़ने के लिए मिले, या वहाँ पर मेंशन किया गया हो उस मैप पे कि ये माउंटेन्स है, ये प्लेट्यू है, ये प्लेन है, वो मैप हमारे होते हैं फिजिकल मैप, या फिर हम बोल सकते हैं उनको रिलीफ मैप। ठीक है,
पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, इस मैप में आपको सिटीज़, टाउन्स, विलेज और जो डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट के बारे में और उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताया जाता है, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री की बात होगी, कंट्री के अंदर उसके स्टेट्स की बात होगी, उनको लोकेट किया जाएगा, फिर उसके अंदर उनकी जो सिटीज़ होती है, टाउन्स होती है, फिर उनकी बात की जाएगी। तो फिजिकल में बस आपको ये याद रखना है, जो चीज़ें हमारे पास नेचुरली अवेलेबल होती हैं, जो अर्थ के अपने खुद के कुदरती, जो हम कह सकते हैं ना, प्रकृति वाले जो फीचर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स हम खुद नहीं बनाते, प्लेट्यू हम खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो उसके नेचुरल फीचर होते हैं अर्थ के, वो हमें फिजिकल मैप पर देखने के लिए मिलते हैं। और जो हम लोगों ने बनाए हैं, जैसे कि सिटीज़, टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट, ठीक है, उनकी जो बाउंड्रीज हम लोगों ने बनाई है, वो सारे जो शो करते हैं जो मैप, उन्हें बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। तो आई होप आपको दोनों ही मैप क्लियर हो गए होंगे। अब है थीमेटिक मैप्स क्या होता है। सब मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड। तो देखो थीम वाले जो ये मैप है, इनमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस किया जाता है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ किसी मैप पे सिर्फ रोड दिखानी है, ठीक है, तो वो रोड वाले मैप भी आते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारी पूरी कंट्री में कितने रोड्स हैं, ठीक है, कितने हाईवे हैं, कितने नेशनल हाईवे हैं। एक होता है रेनफॉल मैप होता है। उस रेनफॉल मैप में क्या होता है, उसमें आपको ये बताया जाता है किस एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है, कि यहाँ पर कम हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं किस एरिया में कितना ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ पर ज़्यादा डेंसली है या फिर कहाँ पर बहुत कम है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर किसी एक थीम को पकड़ के उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक थीम पे काम किया जा रहा है। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप। तो जिस भी मैप में आप जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर उसका टाइटल रख दिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ ऊपर रेन की बात हो रही थी, तो वहाँ पर उसका रेनफॉल रख दिया। फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो फॉरेस्ट का नाम रख देते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ मैप। किसी भी मैप के तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक तो डिस्टेंस, एक डायरेक्शन और एक सिंबल। तो अगर आप सबको पूछता है कि व्हाट आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स, तो आप बताइए डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। अब देखिए तीनों कॉम्पोनेंट को एक एक करके पढ़ते हैं। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। हम सबको पता है कि वर्ल्ड कितना बड़ा है ना, अर्थ कितनी बड़ी है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि आप ऊपर से, अर्थ के ऊपर से जाके उसको देख पाएँ, या आप एक दिन में 2 दिन में उसे घूम के पता लगा लें। लेकिन उस मैप के बारे में, उस वर्ल्ड के बारे में जो मैप होता है ना, वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। कैसे? क्योंकि हम उस मैप को ड्रॉ कर देते हैं एक शीट ऑफ पेपर पे। अगर तो आप उस मैप को देखते हो, मैप कैसा होता है, एक शीट ऑफ पेपर ही तो होता है ना, जिसपे वो पूरे वर्ल्ड को वहाँ पर फिट कर देता है। ठीक है, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। और हम क्या कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बड़ा ही मैप बनाओ, आप उसको छोटा भी बना सकते हो। ठीक है, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। लेकिन मान के चलो, आपका जो भी डिस्टेंस है, मतलब अर्थ के किसी भी एरिया के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, हम हमेशा जब उसे किसी छोटी फॉर्म में, किसी छोटे पेपर पे बनाते हैं, तो हमारे जो रेशियोज होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, एक बड़े एरिया से जब हम छोटे पार्ट पर उसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे जो स्केल से जो हम उस मैप को बनाते हैं, वहाँ पर रेशियो इक्वल होता है, जिससे कि एक रियल डिस्टेंस निकल कर आए। ठीक है, it can only be possible when a small distance on a paper representation a large distance on a ground, therefore a scale is chosen for this purpose। हमेशा एक स्केल चूज किया जाता है जिससे कि एक सही डिस्टेंस निकल कर आए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो स्केल है वो क्या रखता है, वो जो रेशियो होता है वो हमेशा उस रेशियो को करेक्ट रखता है, सेम रखता है। जो भी एक्चुअल डिस्टेंस था किसी भी ग्राउंड पर, जब हम उसको ही सेम किस पे बनाते हैं, मैप पर बनाते हैं, तो उन दोनों एरियाज के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा इक्वल होता है। भले ही वो जो एरिया, जो ग्राउंड वाला एरिया वो बड़ा है ना, और जो मैप पर हमने बनाया वो छोटा है, लेकिन दोनों के जो रेशियो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। जैसे इसमें कहा है कि आपके स्कूल में और आपके जो घर है उन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, अगर आप इस 10 किलोमीटर को मैप पर 2 सेंटीमीटर ले लेते हो, ठीक है, इस 10 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है आप उसको मैप पर 2 सेंटीमीटर का शो करते हो, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप विल शो 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है आपने इसका रेशियो सेम ले लिया है ना। यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या शो करेगा, वो 5 किलोमीटर शो करेगा, और जो दूसरा सेंटीमीटर है वो भी 5 किलोमीटर शो करेगा। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मिलकर फिर क्या बना देंगे, ये 5 किलोमीटर बना देंगे। तो इस तरह से वो उसको शो करते हैं कि जब आप उसका रेशियो निकालो, है ना, जब आप उसका रेशियो कैलकुलेट करो तो वो जो एरिया है वो सेम आए।
द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर, जैसे बता दिया मैंने कि आप उस पर सब चीज़ें मेंशन करोगे कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको आपने 5 किलोमीटर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैप में। आप किसी भी चीज़ को मैप पर ऐसे ही नहीं बना सकते हो, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो एक्चुअल डिस्टेंस था और ये जो मैप पर आपने डिस्टेंस बनाया है ये कितना है। और कोई भी है, मैप है, ग्लोब है, हम उसे बनाते ही इसलिए जिससे कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके कि और किस चीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है वो पता चल सके। So the scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on the map. तो अगर आपके पास स्केल है, अगर आप स्केल को जानते हो, है ना, और आपने उसी तरीके से उस एरिया को जो मैप पे बनाया है उसको वहाँ पर मेंशन किया है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस मैप पर दो लोकेशन का। When large area like continent or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। जैसे कि अभी ने ऊपर देखा, अगर मान के चलो आपको कोई बहुत बड़ा एरिया बनाना है, कॉन्टिनेंट कंट्रीज, तो आपको पता है कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं या फिर जो कंट्रीज होती हैं वो कितनी बड़ी होती हैं, ठीक है, और आपको वो पेपर पर ड्रॉ करनी है। अब मान के चलो उसमें कितना है, किसी भी चीज़ में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप असली में पेपर पे कोई ना बना सकते हो। ऐसे तो आपको पेपर भी फिर उतना ही बड़ा चाहिए, लेकिन आपको उसे एक छोटे से पेपर पे दिखाना है। तो जैसे वहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर लिया था, तो यहाँ पर भी क्या ले रहे हैं, यहाँ जो 5 किलोमीटर था, यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है उसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिया है, ऑन द मैप शो 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर को शो करने के लिए 5 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मतलब होगा उस मैप पर कि ये कितना है, 500 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एरिया है तो इसीलिए हमने छोटे डिजिट को यहाँ पर बड़ा मान लिया, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप, इसे बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। अब ये देखो, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल, ठीक है। अब अगर हमें किसी स्मॉल एरिया को दिखाना है, जैसे कोई विलेज हो गया, टाउन हो गया, तो वो तो छोटे होते हैं, तो उसे पेपर पे दिखाना, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, लार्ज स्केल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम 5, क्योंकि देखो विलेज कोई आपका 500 किलोमीटर तक का तो होगा नहीं, वो ज़्यादातर कितना होगा, 500 मीटर तक का होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर को क्या ले लिया, 500 मीटर ले लिया, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे लार्ज स्केल मैप बोलेंगे। तो इस बार हमारा जो एरिया है वो छोटा है, तो इसलिए हमने 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर कंसिडर कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे लार्ज स्केल मैप, ठीक है। तो जहाँ पर हम एक छोटे डिजिट को एक बहुत बड़ा नंबर कंसिडर करना पड़े, ठीक है, मतलब जैसे 500 किलोमीटर है, इसको हमने 5 सेंटीमीटर कंसिडर किया है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि ये स्मॉल स्केल मैप है, ठीक है। और जहाँ पर हमने एक छोटे डिजिट को भी उतना ही 5 सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया हमने, यहाँ पर आपको फ़र्क दिख रहा होगा, है ना, तो इसे बोलेंगे लार्ज स्केल मैप बोलेंगे। अब पढ़ेंगे डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर एंड दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन। तो बहुत सारे मैप पर क्या होता है, एक एरो मार्क किया गया होता है और लेटर लिख दिया जाता है एन अपर राइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर एन का मतलब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एन का मतलब अगर किसी मैप पर है, किसी ग्लोब पर है, तो उसका मतलब होता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताना चाह रहा है, तो इसे बोलते हैं हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन। अगर आपको पता है कि आप नॉर्थ साइड पर हो तो आप किसी भी डायरेक्शन को फिर उधर पता लगा सकते हो, जैसे कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, तो ये कुछ मेजर डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप इजीली पता लगा सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया हुआ है कि मैप ऑफ अ विलेज, अगर किसी विलेज का जो मैप बना हुआ है तो देखो वो किस तरह बना हुआ है, ये पूरा दिखा रखा है कि इधर प्ले ग्राउंड होगा, तो मतलब जो भी उस गाँव में जो भी चीज़ें होंगी, है ना, तो वहाँ पर वो उसको अच्छे से दिखा देगा कि ये इधर हाउस है, ये इधर यहाँ पर कोई बाग है, ठीक है, शॉप्स हैं, ये बीच में से ये रोड जा रही है, ठीक है, यहाँ पर वेल है, यहाँ पर स्कूल है, तो इस तरह से एक मैप बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो उस एरिया को कैसे कंसिडर किया हुआ है कि इस तरह से शो किया जाता है मैप पर कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर है। तो अगर आप बीच में डिस्टेंस दे रखा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो उस 1 सेंटीमीटर को हम मानेंगे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर दिखाया है। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है किसी भी चीज़ का यहाँ पर एरिया, तो हमें खुद से ही सोच लेना है कि अगर नीचे 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर्स है, तो ऊपर जो 2 सेंटीमीटर का कोई भी एरिया दिखा रखा है उसका मतलब होगा वो 20 मीटर्स का है, ठीक है। तो इस तरह से मैप पर शो किया जाता है, सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो जैसे कि हम डायरेक्शन पर थे, तो मेजर डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होती हैं, जैसे कि ऊपर यहाँ आपको इसमें भी दिखा हुआ है, ये दिखा रखा है। तो ये क्या होता है, ये हमारे कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। अदर फॉर इंटरमीडिएट डायरेक्शन और
चार डायरेक्शन और कौन सी होती हैं जो इनके बीच में लाई करती हैं, जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन आ जाएगी। आप देख रहे हैं ना, ये इधर ये नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है। इधर ये नॉर्थ ईस्ट वाली, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। इधर ये वेस्ट और साउथ के बीच में, तो साउथ वेस्ट वाली आ जाएगी, इधर साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से जो डायरेक्शन होती है ये जिस भी पॉइंट पर मीट करती है उसे बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। We can locate any place more accurately with the help of this intermediate direction। तो इन intermediate direction की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को सही तरीके से accurately हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Find out the following direction from the figure: the direction of the community center, the playground from विकास हाउस, the direction of the school from shop। तो हम जो ये कंपास है जो आपको दिख रहा होगा ये सॉरी ये जो डायरेक्शन है, इन डायरेक्शन से हम पता लगा सकते हैं। मान के चलो हमारे पास हमें वेस्ट पता है, साउथ पता है, लेकिन जो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन है हम उसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, वरना उसके बीच की जो एरिया हम उसको कैसे लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर ये बस एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। तो ये कंपास देख रहे हो, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा और इस कंपास से आप किसी भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। ये एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मेन डायरेक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है। इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसकी जो हमेशा जो ये निडल होती हैं, ये हमेशा इनका जो फेस होता है, ये जो ऊपर की निडल है ये हमेशा नॉर्थ की साइड होती है और जो ये नीचे वाली निडल होती है हमेशा साउथ की साइड होती है। तो आप जैसे ही मूव करोगे ये तुरंत आपको बता देगी कि आप नॉर्थ से कितना इधर हो या कितना उधर हो, ठीक है, या नॉर्थ कहाँ पर है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। अब आते हैं बात सिंबल्स पे। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप। तो अब तक हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, ठीक है, और डायरेक्शन देख लिया, अब ये सिंबल्स की बात है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप दैट द एक्चुअल शेप एंड अ साइज ऑफ अ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन और अ वेल। अब मान के चलो कि मैं मैप पर आपको माउंटेन्स दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पर एक माउंटेन है, लेकिन एक्चुअल शेप बनाना या साइज़ बनाना उस जगह पर कि मैप ऐसा दिखता, वो सॉरी माउंटेन्स ऐसे दिखते हैं या बिल्डिंग ऐसे दिखती हैं, तो हर जगह ना आप उस बिल्डिंग्स को नहीं बना सकते उन मैप पर, ठीक है। तो वो एक्चुअल शेप वहाँ पर आप नहीं बना सकते। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस बिल्डिंग के लिए हम कोई मान के चलो मैंने वहाँ पर सिंबल ले लिया बी, कि बी फॉर बिल्डिंग है मेरा, तो जहाँ जहाँ बिल्डिंग है मैंने वहाँ पर बी लिख दिया। तो इस तरह से हम वहाँ पर सिंबल्स बना देते हैं। रेलवे लाइन के लिए मैंने आर सिंबल ले लिया, या मैंने छोटा सा ट्रेन की एक फोटो वो सिंबल ले ली, तो जहाँ पर रेलवे लाइन है मैं छोटी छोटी उस पिक्चर को लगा दूंगी वहाँ पर, तो वो हमारे सिंबल हो जाते हैं। तो वो सिंबल हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल ले रहे हैं। वो लेटर्स भी हो सकते हैं, शेड्स भी हो सकती है, कलर भी हो सकते हैं, पिक्चर हो सकती है, लाइन हो सकती है, आप कोई कलर भी रख सकते हो। इस वाला ये जो कलर है ये ट्रेन को शो कर रहा है। विद द यूज़ ऑफ दिस सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। तो इन पिक्चर्स की वजह से जो मैप होता है उसको आप ईजिली बना भी सकते हो। मान के चलो किसी की ड्राइंग नहीं है अच्छी, तो वो क्या करेगा, उसका तो मैप खराब हो जाएगा, तो वो फिर किसी और चीज़ को भी अपना सिंबल ले सकता है और वो रीड करने में भी ईजी हो जाता है। If you don't know the language of an area, therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from map with the help of this symbol। मान के चलो आपको किसी जगह की लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन आप उन सिंबल को देख के आइडिया लगा सकते हो कि उस सिंबल के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेट है। Maps have a universal language that can be understood by all. This is an international agreement regarding the use of this symbol. These are the conventional symbol। तो इसीलिए देखो मैप में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सल होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ना, रेलवे लाइन के लिए ये सिंबल यूज़ किए जाते हैं, ये यूनिवर्सल है, हर जगह आपको यही सिंबल मिलेंगे। किसके लिए, जैसे कि ब्रॉड गॉज के लिए, मीटर गॉज के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए आपको हर जगह यही सिंबल मिलेंगे, जिससे कि हर कोई भी कंट्री से आता है, कहीं से भी आता है, तो वो उन चीज़ों को समझ सके, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल सिंबल होते हैं, ठीक है, और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू इनको सेट किया गया था कि हर कोई इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करेगा, जिससे कि जो मैप है उसे हर कोई समझ सके, ठीक है। तो ये आप सिंबल देखो, ये रोड के लिए अगर मेटल की रोड है तो इस तरह की दिखाई देगी, और अगर अनमेटल की है तो इस तरह से दिखाई देगी, जो मतलब जो सिंबल बनाएंगे उसका। तो मैप अगर आप ये वाला सिंबल बनाओगे सेकेंड वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अनमेटल की रोड है, और जहाँ पर ये दो लाइन बनाओगे स्ट्रेट तो पता चल जाएगा वहाँ पर मेटल की रोड है, ठीक है। सेम बाउंड्री के लिए अगर आप ये वाली बाउंड्री यूज़ करोगे डॉट डॉट वाली, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाएगी। अगर आप ये छोटी छोटी यूज़ करोगे तो ये स्टेट की बाउंड्री हो जाएगी। तो अगर आप मैप पे इनको जैसे भी बनाओगे तो उससे पता चल जाएगा दूसरे को कि हाँ यहाँ पर ये इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है। तो ये बहुत सारे सिम्बल्स हैं हर चीज़ के लिए। बहुत सारे कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं सेम पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि जनरली ब्लू कलर यूज़ किया जाता है पानी को शो करने के लिए कि यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पर कोई रिवर है। जो ब्राउन कलर है वो माउंटेन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेट्यू को शो करने के लिए ज़्यादातर येलो कलर यूज़ किया जाता है, और प्लेन्स को ग्रीन। ये पूरा मैप दिखा रखा है सुंदरपुर नाम का जो विलेज है उसके आसपास का जो एरिया है, कि वहाँ पर देखिए इस तरह से उस गांव का मैप बना रखा है, जिससे कि सब चीज़ें क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेट कर रही है, किस डायरेक्शन में। अब देखिए स्केच क्या होता है।
स्केच एक ड्राइंग होती है, वो मेनली बेस्ड होती है आपकी मेमोरी पर, स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। तो स्केच में और मैप में क्या फ़र्क है? देखिए मैप में तो हम हर चीज़ स्केल से बिल्कुल कैलकुलेट करके बना रहे हैं, लेकिन स्केच होता है कि आपको कुछ चीज़ आपने देखी और फिर वो आप अपनी मेमोरी के बेसिस पे आपने उसको किसी पेपर पे बना दिया, ठीक है। स्पॉट ऑब्जर्व किया, लेकिन आपने यहाँ पर कोई स्केल यूज़ नहीं किया, ठीक है। सम टाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड रिस्पेक्ट टू द अदर प्लेस। मान के चलो जैसे हम कहीं जाते हैं और हमने वो एरिया देखा हुआ है, हम घर पर आए, अब किसी दूसरे को वहाँ पर जाना है, तो हम उसको एक रफली आइडिया दे देते हैं ना पेपर पर कि ये चीज़ वहाँ पर होगी, फिर ऐसे मुड़ जाना, वैसे मुड़ जाना। तो सेम स्केच वही चीज़ है कि वो एक रफली आइडिया, मतलब होता है ना कि ठीक है, एक हम बोल सकते हैं एक रफ ड्राइंग होती है वो, ठीक है। वहाँ पर कोई स्केल का कोई एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बता रहे हो किसी को। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो वे टू। वही जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप कहीं जा रहे हो, लेकिन आपके जो दूसरा फ्रेंड है वो वहाँ पर पहले ही जा चुका है, तो वो आपको एक रफ आइडिया दे देता है किसी पेपर वगैरह पर बना के कि ऐसे मुड़ जाना, वैसे मुड़ जाना। तो उसको हम बोलते हैं स्केच में। अब देखते हैं प्लेन क्या होता है। ए प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ए प्लेन क्या होती है? ये भी एक ड्राइंग होती है किसी भी स्मॉल एरिया की, एक लार्ज स्केल पे जो बनाई जाती है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होता है उस पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समथिंग वांट टू नो। फॉर एग्जांपल द लेंथ ब्रेथ ऑफ अ रूम विच कैन बी शोन इन अ मैप, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती है, लेंथ ब्रेथ हमें किसी रूम की जाननी है, तो उन्हें हम मैप पर शो नहीं कर सकते। तो इस टाइम पर हम क्या रेफर करते हैं? एक ड्राइंग करते हैं जिसे हम बताने के लिए कि हाँ उसकी कितनी लेंथ होती है, तो उसे बोलते हैं प्लेन बोलते हैं, ठीक है। मान के चलो घर का नक्शा बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, घर तो छोटा सा है ना, एक स्मॉल एरिया पे आपका घर बन जाएगा, लेकिन आप उसको फिर भी एक बड़े से एरिया में बना के दिखा रहे हो, जिससे कि सब चीज़ें पता चल जाए कि ये एरिया वहाँ पर आप इतना बनाओगे, इतना बनाओगे। मतलब आप किसी छोटी सी जगह को, बहुत ही जो स्मॉल एरिया है, मान लो आपका घर है, आपको उसका मॉडल बनाना है। जैसे स्कूल में हमें बोलते थे ना कि किसी हॉस्पिटल का मॉडल बना के दिखाओ या किसी स्कूल का मॉडल बना के दिखाओ, तो वही है, वो छोटी सी जगह को हम एक काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे बना के दिखाते हैं, जिससे कि हम उसकी लेंथ ब्रेथ छोटी छोटी चीज़ें हम उसकी सही से दिखा सकें। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर पूछें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। थैंक यू।